नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत वर्षों में परीक्षाएं हुई थी उनके प्रश्नों को कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद, अनुसूचियां और उसके कुछ भाग। ये इसका पहला भाग है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर है अनुच्छेद 243 का। ठीक है। 243 का के। ठीक है। का नहीं, के। और इसी के में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये जो इसका जो सही उत्तर होगा वो तो हो जाएगा कि। अब इसमें जरा मुझे बताओ 243 के एफ में क्या कहा गया है? एफ का आशय होता है फेल। फेल से आशय है जो पंचायती राज, ये सारे के सारे पंचायती राज हैं 243 में। जो पंचायती राज के सदस्य होते हैं यानी कि सदस्यता के लिए निरर्हताएं। ठीक है। ये इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 के एफ में। ई फॉर क्या है? ई फॉर है ईयर। ठीक, ईयर मतलब साल। मुझे ये बताओ कि पंचायतों की अवधि का वर्णन किस में है? इसी में है, ई में। ई फॉर ईयर, ई का मतलब है साल यानी कि अवधि। तो पंचायतों की अवधि का वर्णन है, हाँ, 243 के ई में। बी फॉर होता है बिल्ड, बनाना। बनाना से आशय क्या होता है? पंचायतों का पंचायतों का संगठन। ठीक है। ये हो जाएगा आर्टिकल 243 के बी में। क्लियर है बात? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हाँ, चौथा। नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य के सूची के विषय पर कानून बना सकती है? कौन सा अनुच्छेद है? एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 253। क्या कहता है ये 253? आओ देख लेते हैं इसको। ये कहता है अंतरराष्ट्रीय करार। करार मतलब ट्रीटी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अंतरराष्ट्रीय जो करार होते हैं, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए बनाने के लिए विधान। ठीक है। इनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 253 में। और यही हमसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, करार होते हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसका प्रावधान कहाँ है? इसका प्रावधान है पहले में। ठीक है। 253 में। क्लियर बात? अब देखो 250 को देख लेते हैं। 250 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है यदि आपातकाल हो तो राज्य सूची पर राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति होती है संसद के पास। संसद के पास होगी। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। प्रश्न आपसे आर्टिकल में ना पूछ के अलग से भी पूछा जा सकता है कि जब आपातकाल की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है। 243 क्या है? सॉरी, 249। 249 क्या है? 249 से आशय है राज्य सूची पर राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रहित के लिए संसद की शक्ति। क्या क्या संसद कर सकती है? वो सारी की सारी शक्तियां हमें आर्टिकल 249 में मिलती हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो। निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा है एक युग्म जो सही सुमेलित है? से वो पूछा गया है। देख लो जरा। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होगी, आर्टिकल 50 में दिया गया है। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक के, यहां लिखो शैक्षणिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में दी गई है। ये शैक्षणिक लिखा है। जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की समृद्धि, अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में दी गई है। तो ये भी सही है। ठीक है। आर्टिकल 46 में
और आगे बढ़ो। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43A में है। ये जो 43A है, इसमें दिया गया है 43A में क्या? यहां यहां से मैं लिख रहा हूं, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का, यहां लिख लो कर्मकार, ठीक है, कर्मकारों का भाग लेने के संबंध में प्रयास। यानी उद्योगों का जो प्रबंधन होता है उसमें जो कर्मकार होते हैं, उनका भाग लेने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो आर्टिकल 43A के अंतर्गत किए जाते हैं। ये भी याद रखो। और ये ध्यान रखो, आर्टिकल 43A ये इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखो, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन इस आर्टिकल में नहीं है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये ग्राम पंचायतों के बारे में आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो ये भी सही है, ठीक है। इसमें हमारा जो गलत होगा वो यही हो जाएगा, तीसरा नंबर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अभी मैंने बताया था आर्टिकल 43 का ए, और इस 43 के ए में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ठीक है। अच्छा, ये 43 का ये जोड़ा कब किया? 1976 में सरकार थी इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी ने एक मिनी संविधान लाई थी जिसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा जाता है, ठीक। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43A को भारत के संविधान में जगह दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है? इसमें आप जो आपको याद रखने लायक है वो निधियां याद रखिए, दो। कौन कौन सी? एक आपको याद रखना है संचित निधि, और एक आपको याद रखना है आकस्मिक निधि, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा एक जगह। संचित निधि किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 266, और आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में है? 267। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। और आपसे पूछा गया है आकस्मिक निधि कहाँ है? आर्टिकल होगा 267, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ का प्रावधान करती है, देखो, च प थ, ठीक। इसमें तीन शब्द हैं, तीन अक्षर हैं, एक दो तीन, तो ये हो गया तीसरी अनुसूची में। तो हमारा ये वाला सही हो गया, मैथ सही है। कह रहा है सुमेलित कौन नहीं है, हमें वो बताना है। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, तो सातवीं जो अनुसूची है वो आपने अगर पढ़ा होगा, इसमें तीन सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा, ये भी सही है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो आठवीं अनुसूची में भाषाएं मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, LANGUAGE। कितने अक्षर हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस आठ में हो जाएंगी। हाँ, लैंग्वेज मतलब भाषाएं, ठीक है, ये भी सही है। देखो जरा, चौथा, पहली अनुसूची में पंचायत है, ये गलत है। पंचायतें 11वें में है, और पहली अनुसूची में क्या है? यह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हमारा यही गलत हो जाएगा, ठीक है, चौथा पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है सही? आओ जरा इनको देख लेते हैं। दल बदल, ये 10वीं अनुसूची में है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या बता सकते हो ये जो 10वीं अनुसूची वाला दल बदल है, ये जोड़ा कब किया था? बताइए मुझे। ये एक आपने संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा होगा 91, ये 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। और अब देखो नीचे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा नहीं, दूसरे में नहीं है। दूसरे में क्या है? मैंने बताया था आपको, दूसरा, 2 रुपया कमाओ लेकिन कमाइए, अर्थात दूसरी अनुसूची में क्या है? लोगों का वेतन, ठीक है। संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनका वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। सीटों का बंटवारा कहाँ है? सीट मतलब चेयर, चेयर मतलब इसके कितने पावे होते हैं? चार। कौन सी अनुसूची होगी? हाँ, चौथी होगी, चौथी अनुसूची होगी। तो यही यही हमारा गलत हो गया, ठीक है। जनगणना क्या संघ सूची का विषय है? बिल्कुल सही है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। ये सारे सही हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8वां। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में ये कहाँ सम्मिलित है? शिक्षा को कहाँ किस सूची में शामिल किया गया है? आपसे ये पूछा गया है। 5 विषय थे, 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था। समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है। कब डाला गया था? इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 का साल था। और इस साल 5 विषयों को राज्य सूची से उठा के कहाँ डाल दिया गया था? समवर्ती में। कौन कौन से हैं वो, जरा देख लेते हैं। नंबर 1 है शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर इसे समवर्ती सूची में डाला गया। दूसरा, वन फॉरेस्ट। तीसरा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। पक्षियों का संरक्षण। ठीक है। चौथा कौन सा था? चौथा था नाप तौल। नाप तौल ऐसे, नाप तौल और और न्याय प्रशासन। ठीक है। और पांचवा कौन सा विषय था जिसे राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाला गया था? वो था न्यायालयों का गठन। न्यायालयों के गठन में जो छोटे मोटे न्यायालय हैं उनकी बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। शिक्षा आपसे पूछा गया है, ये काहे का विषय है? शिक्षा हो जाएगा हाँ समवर्ती सूची का विषय। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत की संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? भारत में जो अनुसूची नंबर है 7, वहां पर सूचियां दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 3। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, और कौन सी है? और है समवर्ती सूची। जो संघ सूची है वहां पर कितने विषय हैं? वहां पर है 97, पहले थे, आज 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, 5 यहां से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, जो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पर बचे 61। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, फिर 5 यहां से निकल के समवर्ती में आ गए, तो अब हो गए यहाँ पे 52। ठीक है। क्लियर बात। अब यहां से आपसे पूछा है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। अब 100 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 97 हो जाएगा। अगर 100 होता तो हमारे पास हाँ आंसर 100 लगता। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान कहाँ है? 3 विधा सूचियां मतलब 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये कहां पर है? ये है 7वीं अनुसूची में। ठीक है। यहां पर 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। सूचियों का वर्णन है। अच्छा, ये 8वें में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भाषा। 7वीं अनुसूची में है यही 3 सूचियां। और छठी में क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा, सॉरी 7वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? नागरिकता की बात आ गई, तो पहले नागरिकता से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये किस भाग में है? भाग 2। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद है 5 से 11। ठीक है। कहाँ से लिया गया नागरिकता को? नागरिकता को लिया गया है ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता है हमारी? एकल है या द्वैत है? हमारी है, सॉरी, एकल नागरिकता। ठीक है। एकल नागरिकता। और अमेरिका की है द्वैत नागरिकता। यहां तक क्लियर है। अब देखो, इसी 5 से 11 में एक आर्टिकल है 11। ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। ठीक है। अगर नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है, तो नागरिकता को कैसे सृजन किया जाए, कैसे उसे अर्जित किया जाए, और कैसे उसकी समाप्ति होगी, इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो यही आपसे पूछा गया है कि संसद को नागरिकता का अधिकार को रेगुलेट करने की शक्ति कौन देता है? कौन सा आर्टिकल देता है कि कैसे नागरिकता को सृजन करें, कैसे उसको समाप्त कर दें? इसकी शक्ति देता है अनुच्छेद 11। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार
परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। आपसे बोला है कि पहले तो आप समाजवाद की परिभाषा ले लो, फिर आप दो आर्टिकल्स इनमें से या एक आर्टिकल कौन सा लोगे। जब इनको हम मिला के पढ़ेंगे तो हमारे पास काहे की व्याख्या आएगी, व्याख्या हमारे पास निकल के आएगी या परिभाषा निकल के आएगी इसकी, समान काम के बदले बदले समान वेतन की। और ये कहां पर वर्णित है, ये वर्णित है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का ए बी सी या डी। एक मिनट रुको जरा, मैं भूल रहा हूं कुछ। आर्टिकल है 39 का ए बी, आर्टिकल डी, ठीक है। ये समान काम के बदले समान वेतन कहां पर है, आर्टिकल 39 के डी में। ये निकल के आए तो कह रहा है कि कौन से आर्टिकल्स के साथ समाजवाद को परिभाषित किया जाए। यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया था। आंसर होगा इसका, एक आर्टिकल आप लोगे 14 और एक आर्टिकल आप लोगे 16। आर्टिकल 14 और 16 को मिला के जब हम समाजवाद के साथ पढ़ते हैं तो समान काम के बदले समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित होता है, जो आर्टिकल 39 के डी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, आपने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़े होंगे 12 से लेकर 35 तक। तो उसमें एक 16 आर्टिकल है जो कहता है क्या, कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए, ये जो शिक्षा का अधिकार है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी समय ये आर्टिकल जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, गैर कानूनी निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण ये 22 है। क्या ये 22 है, बताइए आप मुझे। तो एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 22, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, किससे, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो वही आपसे कहा गया है, तो ये भी ठीक है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक आर्टिकल 24 नहीं है ये। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक है आर्टिकल 23 में। 24 में फिर क्या है, 24 में है जो कारखाने होते हैं हमारे, कारखानों में जो बाल श्रम होता है, बच्चों को यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाता है, कारखानों में बाल श्रम पर निषेध लगाया गया है। 14 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा मिसमैच है, गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और ये किस कहां पर है, भाग है 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत कहाँ है, आर्टिकल नंबर 17 में। यहां से आपसे 2 अधिनियम पूछे जाते हैं और बार बार कई बार पूछे गए हैं, आप इनको याद करिए। अस्पृश्यता का, या हम कहें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये कब आया था, 1955 में, 1955 में। फिर इसी अधिनियम का 1976 में नाम बदला गया। ठीक है, इसका नाम बदला गया, नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये भी आप याद रखो। एक अधिनियम और है जो आपको याद रखना है, उस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जाति जनजाति और जनजाति अधिनियम, 1989 1989 में आया था। इसी अधिनियम को कहा जाता है एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट इसी अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 हो जाएगा इसका सही उत्तर। छुआछूत उन्मूलन अधिनियम किससे संबंधित है, आर्टिकल 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 15, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 पहले तो ये जानो ये है क्या। आर्टिकल 21 ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, और एक केस आपने सुना होगा मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वाद। ये केस हुआ था 1978 के आसपास, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जीवन का अधिकार है, वो जीने का अधिकार केवल जीने का अधिकार ही नहीं होता है,
गरिमा में गरिमा में जीवन का अधिकार होना होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें मृत्युदंड को नहीं रखा गया है। गरिमा में जीवन का से आशय क्या है? पानी हमें मिले, सरकार प्रदान करे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण प्रदान करे। ठीक है, दूषित नहीं होना चाहिए। स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ना हो, उसके लिए सरकार अ, आवश्यक उपबंध करे। और वो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि हमें लैंगिक उत्पीड़न ना किया जाए, हमें पानी स्वच्छ मिले। तो ये सारा का सारा आर्टिकल 21 में डाला गया है। हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, अगर आपने 21 को डिटेल में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत से, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। ठीक है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में डाला गया है। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो 21 में हैं, आप पढ़िएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आपसे 25 पूछा गया है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आओ जरा देख लेते हैं। आर्टिकल 25 कहता है क्या? धर्म को मानने, कामा अंतःकरण करने और धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 25। अच्छा, अब जरा देखो मुझे क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि 25 का संबंध किससे है? 25 का संबंध किससे होगा? धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये लिखा है संपत्ति का अधिकार। वो किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31। लेकिन इसे 1978 कौन सा अमेंडमेंट था? 1978 साल था, मोरारजी देसाई की सरकार थी। और 42 के बाद, हाँ, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार को, मौलिक अधिकार से। अब इसको रखा कहाँ गया है? इसको रखा गया है भाग 12 में। कौन से अधिकार में? कानूनी अधिकार में। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है, वो हमारा मौलिक अधिकार ना होके हमारा कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं समानता का अधिकार की। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का दूसरा। नेक्स्ट देखो, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये विधान दिया गया है? तो इसमें जो आर्टिकल्स दिए हैं, अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। इनमें जो 74 है, पहला ऑप्शन दिया है 74वां। आर्टिकल 74 में अगर आपने संघ पढ़ा होगा, संघ, ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 74 को, और इसमें दिया गया है क्या? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का होना। ठीक है। मंत्री परिषद का वर्णन करता है आर्टिकल 74। 22 में आ जाओ, 22 में क्या कहता है? 22 में कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 21 में क्या कहता है? 21 में कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। 20 में कहता है आर्टिकल नंबर 20, 20 में कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा यही वाला, आर्टिकल नंबर 20। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, आप इनको एक जगह लिखिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। यही आर्टिकल्स घूम फिर के हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये पूछा है आप। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 20। क्या कहता है ये? ये कहता है सपोज करो ये कोई व्यक्ति है और इसने क्या किया? अपराध किया। ठीक, इसने अपराध किया नहीं किया अभी पता नहीं है। अब यहां से समझो जरा, सपोज करो इसने किसी कानून को तोड़ा है। बात समझना, इसने किसी कानून को तोड़ा है। हो सकता है तोड़ा हो सकता है ना तोड़ा हो। किसी कानून का उल्लंघन किया है। अच्छा, अगर इसने किसी कानून का उल्लंघन किया, इसे इसने कोई एक अपराध किया होगा, तो इसे एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान होगा। ऐसा नहीं है कि अपराध आज के 10 साल पहले किया और वो सजा काट के आ गया,
अब उसको बार बार पुलिस फिर पकड़ के ले जा रही है, ऐसा नहीं होगा। या हम ये कहें कि एक ही अपराध के लिए उसे बार बार सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है। अच्छा, तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है? इसे पुलिस इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, ताकि हम ये कह सकते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मारपीट नहीं कर सकती है, या बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बंदे के साथ स्वयं के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए, हाँ, इसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये तीन बातें हैं। आपसे वही पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। एक बार एक सजा। ठीक? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 20। आंसर हो जाएगा 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं वो लोग, और प्रशासन का भी अधिकार है। तो एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल है अ, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 29 और 30। क्या कहता है ये कहता है अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार। अच्छा, अब आ जाओ एक एक आर्टिकल में। आर्टिकल 29 क्या कहता है, इसके बारे में जान लो। 29 कहता है लिपि भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अच्छा, आर्टिकल 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना चाहे तो वो कर सकता है। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 30 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो शिक्षण संस्थाएं ही पूछी गई हैं, तो आर्टिकल 30 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल है 23 और आर्टिकल है 24। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात होती है यहाँ पे। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। ठीक है, और 24 में क्या कहता है? 24 में कहता है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बाल श्रम पर रोक लगाई जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 24 है बच्चों के शोषण से संबंधित। यहां से हमारा 24 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? मैंने अभी आपको बताया था 24 नंबर। 17 अस्पृश्यता, 19 स्वतंत्रता, और 23 क्या था? 23 बताया था मानव दुर्व्यापार पर रोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 22। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 40 जो राज्य को सार्थक कदम कौन सा उठाने के लिए आदेश देता है? ये है ग्राम पंचायत। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब इस तरह के, हाँ, सवाल आप आराम से कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन 243 में तो आपको रट गया होगा। यहाँ क्या है? यहाँ है पंचायतें। और 243 में क्या है? पंचायतों की परिभाषा। तो ये गलत है। न्यायिक पुनर्विलोकन यहाँ पर नहीं है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक 110 ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा होगा? यही वाला। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, सुमेलित करिए भाई। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल ठीक है। 41 में काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार मतलब आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार है। यहाँ पर कई सारे अधिकार हैं। अगर आपने डीपीएसपी को ठीक से पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो आपको पता होगा आर्टिकल 41 में है काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, और शिक्षा
पाने का अधिकार। ठीक है। और यहां पर क्या है? यहां पर है बीमारी में सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको 41 में देखने को मिल जाएंगी। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है। और 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। तो ये सभी सही है, 1 2 3 4 यही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? देखो जरा। आर्टिकल 48 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। जी नहीं, ये गलत है। आप देखो यहाँ पे, मैंने 48 क्या बोला है? कृषि और पशुपालन व्यवस्था। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है? न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। ये इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए है आर्टिकल 50। तो यही हमारा गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। तो ये हमारा अ, अनुच्छेद अनुसूचियों और उसके कुछ भाग से संबंधित प्रश्न है। इसका ये भाग 1 है। भाग 1 आपको अ, इसकी अगर भाग 1 की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।